और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है रिकॉर्ड वोट। आखिर इस रिकॉर्ड वोट से किसको चोट लगने वाली, उससे पहले देखिए चोट लगी हिंसा से। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला हो गया, उनकी काफिले की गाड़ी तोड़ दी गई। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। हुमायूं कबीर के गाड़ी पर तोड़फोड़ पथराव किया गया है। हुमायूं कबीर के काफिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। धीरे धीरे जगह जगह पर हम जो देख सकते हैं, सेंट्रल फोर्सेस की जो गाड़ी डॉक्टर बनगारिया वो बुला ली गई है। हुमायूं कबीर बम्पर वोटिंग के बीच घिर गए। हुमायूं कबीर को कैसे घेर लिया देखिए जरा। ये आप मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने थे। आप देख रहे हैं हुमायूं कबीर भी वहां मौजूद है। हुमायूं का विरोध कर रहे हैं लोग। ये इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। नौदा में देखिए उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू हो गई, लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। और इस बीच सवाल उठने लगे कि इस पत्थरबाजी के बीच पुलिस कहां थी। तो तस्वीरें सामने आई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू की और उसके बाद एक एक कर लोगों को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल में हर बार जब वोटिंग होती है तो यही तस्वीरें सामने आती हैं। इसी तरह पत्थरबाजी, इसी तरह मारपीट और इसी तरह पुलिस का लाठीचार्ज। इतना ही नहीं, बीजेपी का कैंडिडेट दिनाजपुर से जिसे लोगों ने पीटा है, जिसके साथ हिंसा की है, ये तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेट भाग रहा है, उम्मीदवार भाग रहा है और उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं, उसे पीटा है लोगों ने। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट को पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो सच यही है कि बंगाल में चुनाव की हर बार की यही कहानी है। बंगाल में चुनाव हो, हिंसा मारपीट ना हो, लेकिन इन सब के बीच बंगाल ने बम्पर वोटिंग की है। बंगाल के लोगों ने 90% का आंकड़ा पार कर दिया है। 90% प्लस वोटिंग हुई है। लंबी लंबी कतारें थी, भारी संख्या में बंगाल के लोग निकले हैं और उन्होंने मतदान किया है। बंगाल में इतनी ज्यादा वोटिंग हो गई है कि अब सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। देखिए भारी संख्या में
महिलाएं निकली हैं वोट करने के लिए। बंगाल में जो पहले कभी नहीं हुआ वो इस बार हो गया है। बंगाल में ऐसा बम्पर मतदान हुआ कि वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। बांकुरा से लेकर बीरभूम और मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक हर जगह वोट के नए रिकॉर्ड बने तो शुरू हो गए नए नए दावे और वादे। 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। काटमानिर खिला चोलबेना। बीजेपी इसे बदलाव की आंधी कह रही है। मोदी और शाह बंगाल में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी का सूरज डूबने वाला है। इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बंगाल में चुन कर आने वाला। 15 साल से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी बम्पर वोट में बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। वो इसे एसआईआर के खिलाफ जनता का जवाब और अपनी जीत का संकेत बता रही हैं। বাংলা জ্বলছে না, ভোট দেখে 4 তারিখে বুঝবেন। ভোটের বাক্স খুলবে আর দেখবেন বিজেপি জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে। दावों की झालमुड़ी अपनी जगह है, लेकिन बम्पर वोट किसे चोट पहुंचाएगा ये बात अभी सिर्फ बंगाल की जनता जानती है और बाकी दुनिया को ये पता लगेगा 4 मई को। अब देखिए जरा वोटिंग की एक और तस्वीर दिखाऊं। पोलिंग बूथ में हाथी घुस गया है, उसके बाद भगदड़ मची है। ये देखिए अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। हाथी घुसा, लोग भाग खड़े हुए। अब आइए आपको बताऊं कि कहां कितनी वोटिंग हुई है। इतनी वोटिंग आज तक आपने नहीं सुनी होगी। देखिए जरा पश्चिम बंगाल में वोटिंग का हाल क्या है, ये आप देख रहे हैं। 2026 में 91.6% मतदान और 2021 में 83% वोटिंग हुई थी। यानी 21 के मुकाबले देखिए जरा लगभग 8% से ज्यादा वोटिंग हुई है 26 में। किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग जिले में अलग अलग वोटिंग हुई है। देखिए सबसे पहले आपके सामने आ गया अलीपुरद्वार। 90.1% मतदान अलीपुरद्वार में हुआ है। बांकुरा में 91.2% वोटिंग हुई है। इसे मूव कीजिए। बीरभूम में 93.1% वोट पड़ा है। कूच बिहार में भी 93 का आंकड़ा पार हो गया, 94% वोटिंग। दक्षिणी दिनाजपुर में लगभग 94% से ज्यादा 94.5% वोट। दार्जिलिंग में 87.8% मतदान हुआ है। उसके अलावा जलपाईगुड़ी में 92.6% वोट, यानी बंगाल की जनता 90% प्लस है। झारग्राम में 91.7% वोट पड़े हैं। 16 जिलों में वोटिंग हो रही थी। कलिम्पोंग में 82.9% वोटिंग हुई है। साथ ही साथ मालदा में देखिए जरा 91.6% वोट पड़े हैं मालदा में। मुर्शिदाबाद में 92.6% वोटिंग हुई है। 92.6% वोटिंग ये बताता है कि बंगाल के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट किए। ये देखिए जरा आपके सामने आंकड़े हैं। 21 में 83% वोट हुए थे, उससे भी 8.5% ज्यादा 91.6% वोट। ये बताता है क्या सत्ता का परिवर्तन होने वाला है या फिर सत्ता की वापसी होने वाली है। सभी अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं। हकीकत क्या है देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं। ये पीएम मोदी का रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने लगातार वहीं कैंप किया है। अब आपको दिखाऊं ममता बनर्जी भी पूरी ताकत लगा रही है। ममता बनर्जी का रोड शो आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी सड़कों पर थी।
सवाल सबसे बड़ा यह है कि बंपर मतदान आखिर रुझान किसका है? सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखिए, इस बंपर मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पहले चरण में जिस तरह प्रचंड मतदान हुआ वो बंगाल के बदलाव के पक्ष में जनादेश है। बंगाल के वोटर टर्नआउट से बीजेपी को बंपर फायदा होगा। बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, पीएम मोदी दावा कर रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं पहले फेज में ही टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है। टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज अब ढल चुका है। बंगाल में बीजेपी का सीएम बनेगा। ममता बनर्जी कह रही हैं मतदान के शुरुआती रुझान टीएमसी की बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रही हैं 4 मई को बीजेपी जलेगी, पूड़ी की तरह फूलेगी। वैसे मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, ममता कह रही हैं, मैं सिर्फ केंद्र में बीजेपी सरकार का अंत चाहती हूं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हम पहले फेज में 125 सीट जीतेंगे। नतीजों के बाद 85% हिंदू बीजेपी के साथ दिखेगा। दूसरा फेज भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बस गुंडागर्दी को काबू करना होगा। सुनिए जरा, इतनी बड़ी वोटिंग हुई है कि नेताओं में खुशी भी है लेकिन बेशक टेंशन भी होगी। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए, वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। 4 मई के बाद इस लूट का पूरा हिसाब होगा और काटमानिर खिला चोलबेना। वोट देखे चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के माध्यम से 91 लाख नाम हटाए जाने के बावजूद बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। क्यों? क्योंकि बंगाल के लोग जानते हैं कि यह उनके भविष्य को सुरक्षित करने का आखिरी मौका हो सकता है। ये एसआईआर के खिलाफ बंपर मतदान है। वे एनआरसी और परिसीमन के खतरे को साफ देख रहे हैं और उन्होंने भाजपा की हर भावी साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी ताकत से मतदान किया है और टीएमसी को फिर लाने के लिए वोट किया है। पहली बार गुंडों के बगैर मतदान हुआ है, हिंसा के बगैर मतदान हुआ है। ममता के गुंडे धरे के धरे रह गए, हिंसा नहीं कर पाए। चुनाव आयोग और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके कारण बंगाल की जनता का सही जनादेश अब काउंटिंग में बाहर आएगा और इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बंगाल में चुन कर आने वाला है। इस प्रकार से जनता खुद सामने से निकल के आ रही है। मैं शुरू से कह रहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और भाजपा उसकी अगुवाई कर रहा है और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी का विसर्जन करना चाहती है और उसकी आज पहली शुरुआत हो गई। आज का सूर्यास्त टीएमसी के अंत का सूर्यास्त है। बंगाल ने जनता ने तय कर लिया है, न उसे भाजपा चाहिए न उसे टीएमसी चाहिए, उसे विकल्प के तौर पे कांग्रेस चाहिए। भाइयों और बहनों, ये चुनाव हमारे लिए जीने और मरने का चुनाव है। बहुत दिन के बाद बांग्ला में परिवर्तन आना तैयार हो चुका है। अब सवाल यह है, सभी के दिमाग में सवाल है कि पश्चिम बंगाल में इतनी वोटिंग क्यों हुई? पश्चिम बंगाल में तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग हुई। उसके पीछे वजह क्या है? बहुत सी वजह। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, लोग स्टेशन से पश्चिम बंगाल पहुंच रहे थे, अलग अलग शहरों से। देखिए जरा, दावा किया गया कि लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के पश्चिम बंगाल जा रहे थे वोट करने के लिए। क्या यह भी एक कारण है कि भारी संख्या में लोग पहुंचे और उसके बाद बम्पर वोटिंग हुई है? और आइए अब आपको बताऊं इस बम्पर वोटिंग के कारण क्या है। बहुत से कारण हैं, उनमें से क्या क्या बड़े कारण हैं। पहली वजह, क्या एसआईआर का असर है? मतदाता सूची में संशोधन हुआ
तो 89 लाख नाम कट गए, 89 lakhs, मतलब वोटर लिस्ट से करीब 11% वोट घट गए। तो क्या एसआईआर से वो नाम हटे जो वोट ही नहीं देते थे? इससे हुआ क्या इसी वजह से वोटिंग प्रतिशत में बंपर उछाल आया है? बीजेपी कह रही है कि एसआईआर की वजह से असली वोटर ने मतदान किया है और इस वजह से पश्चिम बंगाल में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर के विरोध में बंपर वोटिंग हुई है। टीएमसी ने बंगाल चुनाव में एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया था। मुस्लिमों में यह प्रचार किया कि उन्हें टारगेट करने की कोशिश हो रही है, टीएमसी ने किया। तो क्या मुस्लिम मतदाताओं ने बंपर वोटिंग की है? किसकी वजह से बंपर वोटिंग हुई? घुसपैठ और जमीन अधिकार का सवाल। बीजेपी ने घुसपैठ को पश्चिम बंगाल चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाया। कहा वोट नहीं करेंगे तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश घुसपैठ ही है, यहां जमीन छीन लेंगे। क्या इसलिए सूरत समेत कई शहरों से बंगाल के लोग वोट देने उमड़े हैं? हाल में करीब 5 से 6 लाख लोग ट्रेन से सूरत से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंचे, दूसरे और शहरों से पहुंचे। इनमें बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, बर्धमान के भी मजदूर मौजूद हैं। क्या वो इस डर से लौटे कि बंगाल में अपनी जमीन अधिकार छिन जाएगा उनका? साथ ही और दूसरे शहरों से वापस लौटे मूल बंगालियों के वोट से बंपर उछाल आया है। यह दूसरी वजह थी, अब यह तीसरी वजह। क्या सत्ता विरोधी लहर है? आमतौर पर बंपर वोटिंग की एक बड़ी वजह होती है सत्ता विरोधी लहर, और ममता बनर्जी लगातार 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में है। मोदी, शाह समेत बीजेपी ने ममता के खिलाफ तूफानी प्रचार किया है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमले किए हैं। क्या बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर बनाने में कामयाबी हासिल की है और उसका नतीजा पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के तौर पर सामने आया है? तो ढेरों वजह हैं पश्चिम बंगाल में ज्यादा मतदान होने के, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, एनालिस्ट क्या सोचते हैं, इस बंपर वोटिंग के पीछे क्या कारण है? सुनिए। बंगाल में इस बार मुस्लिम मतदाताओं की तरह ही हिंदू मतदाता भी बहुतायत पे वोट किया है, और रिकॉर्ड वोटिंग का कारण ये है कि जो स्थानीय स्तर का मतदाता है और जो बंगाल से बाहर रहने वाला मतदाता है, वो दोनों लोग इस बार मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। उसका कारण ये है कि उन लोगों के मन में एक कहीं न कहीं एसआईआर के चलते मन में डर आ गया है कि यदि मतदाता सूची से हमारा नाम कट गया तो हमारे लिए आगे चल के दिक्कत आएगी। बड़ा कारण ये भी है मतदान बढ़ने का, रिकॉर्ड वोटिंग का, कि वहां का स्थानीय मतदाता और बाहर रहने वाला मतदाता ये भी चाहता है कि एक बार परिवर्तन हो और उस परिवर्तन से हमें स्थानीय स्तर पे रोजगार मिले, हमें सुरक्षा मिले, तो उससे हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। बिना डरे हुए लोगों ने मतदान किया है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण के मतदान में जबरदस्त बढ़त मिलने वाली है। पिछली बार उसने 59 सीट जीती थी, लेकिन इस बार आकलन माना जा रहा है कि 110 के आसपास वो पहले चरण में सीटें जीत सकती है। इससे साफ है कि मतदान में बम्पर वोटिंग 90% पहुंचना, ये टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है कि तो एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे हैं। एक्सपर्ट्स कोई बता रहा है सत्ता विरोधी लहर एक वजह होती है, कोई कह रहा है कि ममता के हक में वोटिंग हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बंपर वोटिंग हुई तो बंपर मार भी हुई। ये तस्वीरें देख रहे हैं, हुमायूं कबीर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी इस उम्मीद में कि उन्हें मुसलमानों का वोट मिलेगा, ममता के खिलाफ मुसलमान उनको वोट देगा। लेकिन देखिए हुआ उल्टा। आज हुमायूं कबीर घिर गए, हुमायूं कबीर को मारने दौड़ पड़े कार्यकर्ता। ये तस्वीर देख रहे हैं, हुमायूं कबीर के काफिले पर पत्थरबाजी हो गई, हुमायूं कबीर की काफिले की गाड़ी तोड़ दी गई।
अब देखिए जरा हुमायूं कबीर के साथ क्या हुआ, क्यों चले पत्थर उनकी गाड़ी पर। कुछ ये हाल था, तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर एक के बाद एक पत्थरों की बौछार हो गई, लाठी डंडों से शीशे तोड़ दिए गए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। जिले के नवादा इलाके में टीएमसी और एजेयूपी समर्थक भिड़ गए। एजेयूपी हुमायूं कबीर की पार्टी है जो बंगाल चुनाव में पहली बार उतरी है। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, लेकिन आज कार्यकर्ताओं में झड़प के बाद हुमायूं जब मौके पर पहुंचे तो मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ गया। नोकझोंक शुरू हो गई। कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हुमायूं कबीर की कार पर हमला किया तो हुमायूं कबीर पुलिस कर्मियों के साथ बहस करते नजर आए। जिस जगह बवाल हुआ वहां एक दिन पहले क्रूड बम फेंका गया। हुमायूं कबीर ने टीएमसी पर जानबूझकर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मेरी वजह से टीएमसी की रातों की नींद उड़ गई। अब समय आ गया है कि टीएमसी को सत्ता से बेदखल करना होगा। जब तक वोटिंग खत्म नहीं होती तब तक मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि टीएमसी के गुंडों की पहचान करें। हुमायूं कबीर पहले टीएमसी में थे और ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, लेकिन ममता बनर्जी से तकरार के बाद उन्होंने खुद की पार्टी बना ली है। एमआईएम के साथ हुमायूं की पार्टी का गठबंधन हुआ लेकिन टूट गया। आइए अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलता हूं। हमारे सहयोगी ऋतिक उस वक्त मौजूद थे जब हुमायूं पर अटैक हुआ। हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। हुमायूं कबीर के गाड़ी पर तोड़फोड़ पथराव किया गया है, गाड़ी तोड़ दिया गया है। पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं लाठीचार्ज किया है, सेंटर पत्थर के निशान आप देख सकते हैं, ईटा जो है वो फेंका गया है, वो तोड़फोड़ किया गया है। हुमायूं कबीर के गाड़ी जो है हालात बिल्कुल नाजुक बने हुए हैं। एडिशनल फोर्सेस जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। आनंद फानन में जो है पुलिस को पहुंचाई गई, यहाँ पर से एडिशनल फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस के वो बढ़ा दी गई, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो अभी भी चल रहा है। गुंडागिरी कर रहे हैं यहाँ। अब देख रहे हैं मेरे को ऊपर तोड़ फोड़ कर मारने आया। अप्सरा कैमरा आपको देखा कौन मेरे को मारने आया, तो उनको खिलाफ पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं किया अभी तक? यहाँ को नौदा थाना को जो पुलिस जो गुंडागिरी कर रहा है, उनको मदद कर रहा है, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। क्या लग रहा है तृणमूल डर गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हालत यह थी कि सुरक्षा बलों पर भी अटैक हो गया। पश्चिम बंगाल की यह तस्वीर देखिए जरा, पत्थरबाजी हो गई। सुरक्षा बल मौजूद थे, लोग उन पर पत्थर चलाने लगे और कई सुरक्षा बल घायल हो गए। ओ यार हम लोग बैठे ये देख रहे हैं सुरक्षा पुलिस की गाड़ी पर देखिए पत्थर पड़ा है, शीशा टूट गया है, साइड मिरर टूट गया है, एक तरफ की खिड़की टूट गई है और सुरक्षा बल के जवान घायल भी हो गए। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी आप देख रहे हैं, उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई है, गाड़ी के शीशे टूट गए हैं और गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। লাঠিচার্জ করান তবে আমি এই বাসে করতে পারি, এই কাণ্ডটাকে ভালো গিয়ে বুঝতে পারছি। এইভাবে যে আপনারা হ্যাকার হচ্ছেন सोचिए सुरक्षा बलों के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना कितना मुश्किल था। बीच में रोड ब्लॉक कर दी थी, वोटर आगे ना आने पाए, वहां जवान पहुंचे, खदेड़ाए लोगों को। अब देखिए जरा, अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के कैंडिडेट, कोई भी नहीं बख्शा गया। देखिए जरा हाल क्या हुआ, मैं आपको बताऊं। यह हाल था आसनसोल में, बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर हमला हुआ और गाड़ी से अग्निमित्रा अपने इलाके के बूथ का दौरा कर रही थी। उस दौरान
तभी उनकी गाड़ी पर पीछे से एक बड़ा सा पत्थर आकर लगा है। इससे गाड़ी का पिछला शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। आपको बताऊं, अग्निमित्रा पॉल के पीए और सुरक्षाकर्मी को चोटें आई हैं। इसमें अग्निमित्रा आगे वाली सीट पर बैठी थी, इसलिए वो बच गई हैं। इसके बाद अग्निमित्रा हेलमेट पहनकर कार में बैठ गई और कहा जानबूझकर बीजेपी नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। अग्निमित्रा ने हीरापुर थाने जाकर शिकायत भी दर्ज कराई है। दूसरी तरफ दक्षिणी दिनाजपुर में देखिए, ये है बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार, इन पर जानलेवा हमला हो गया और भीड़ ने बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इनकी गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया है। कुछ पोलिंग एजेंट को बूथ में एंट्री ना मिलने का शुभेंदु ने विरोध किया था और गड़बड़ी फैलाने वालों को रोका, पोलिंग एजेंट की एंट्री कराई, तो उसके बाद हंगामा हुआ। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट की है उनके साथ। चुनाव आयोग ने मारपीट के मामले में गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा मालदा में देखिए, हरीशचंद्रपुर विधानसभा में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प हुई। टीएमसी के कैंप ऑफिस पर हमला कर दिया गया, झंडे बैनर फाड़ दिए गए हैं। साथ ही टीएमसी के स्वपन अली मंत्री ताजमुल हुसैन पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मंत्री और उनके समर्थक कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनके समर्थकों ने ही टीएमसी के दफ्तर पर हमला किया है। भीड़ ने पुलिस और सेंट्रल फोर्स पर पथराव कर दिया है। बीरभूम में बोधपुर गांव में ईवीएम खराब होने से लोग दरअसल नाराज थे। पथराव और तोड़फोड़ में कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं, जिनके साथ हिंसा हुई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है बीजेपी की नेता और कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल, जिनकी गाड़ी पर हमला हुआ। जो खबर है, टीएमसी के गुंडा है शेकू और सबीर, वो लोग मारे हैं। टीएमसी के गुंडा, टीएमसी करवाए हैं। ये टीएमसी करवाया, टीएमसी हार रहे हैं, इसलिए वो सोच रहे कि ये पत्थरबाजी करके हमको रोक पाएंगे। तो ये करके क्या समझ रहे हैं? आपका पैतृक ये हार के कारण एग्रेसिव हो के इस तरह के करे, डर है? नहीं, ये लोग सोचता है एक तो हार के कारण, ये दूसरा ये लोग सोचते हैं कि मुसलमान उनका पैतृक संपत्ति है टीएमसी का। इसमें अगर भाजपा के विधायक उनके लिए कुछ काम करना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, वो करने नहीं देते हैं। दीदी कभी कमजोर नहीं है, दीदी बहुत मजबूत हैं। दीदी जिस तरीके से, जिस आन बान और शान के साथ उभर रही हैं प्रत्येक दिन, आप चुनाव का नतीजा आएगा तो आप देखेंगे 4 तारीख को सिर्फ बवाल नहीं होगा बल्कि कमाल होगा। पुलिस को हमने बोला है कि किसी भी व्यक्ति जो वहाँ पे इस काम में, इस घिनौना हरकत में वहाँ पे जिन लोगों ने शिरकत किया, जिन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, सबको गिरफ्तार करना होगा, सबको गिरफ्तार करना होगा। और मैं भी देखना चाहता हूँ इलेक्शन के बाद ये कितने बड़े गुंडे हैं, सबकी गुंडाई का हिसाब हम करेंगे। देखिए, सुकांता मजूमदार कह रहे हैं सबकी गुंडाई का हिसाब होगा, लेकिन पहले ईवीएम हिसाब करेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सारे बड़े चेहरे मतदान करने पहुंचे। शत्रुघ्न सिन्हा को आप देख रहे हैं, वोट करने के लिए पहुंचे। अधीर रंजन चौधरी को देख रहे हैं, अधीर बाबू वोट करने पहुंचे, चुनाव लड़ रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल ने वोट किया है और ये शुभेंदु अधिकारी वोट करने पहुंचे। ये आप देख रहे हैं अरिजीत सिंह, सिंगर अरिजीत सिंह ने वोट किया है। तो ये बड़े चेहरे जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई। सुनिए जरा सियासतदानों को। पूरा परिवर्तन के माहौल है। मैं वोट डाल दिया और परिवर्तन होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। ना माहौल ठीक है, कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर, लेकिन कुछ तो है, चोट डाका तो है अभी भी। जो शांति तोड़ेगा उसको तोड़ने का काम हम करें। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि उत्सव के मतलब एंटी इनकम्बेंसी का सिंड्रोम होता है। जब तक मेरे तजुर्बा है, एंटी इनकम्बेंसी मतलब ये हर वक्त सत्ता विरोधी लहर के ये हिस्सा होते हैं। उस समय अगर धीरे से चुनाव हो, अगर चुनाव में इस तरह की गफलत के चलते चुनाव प्रक्रिया बंद रहे तो क्षति तो होगी, बुरा असर हम पे होगी, क्योंकि मैं विपक्ष हूँ। माननीय प्रधानमंत्री बंगाल में आकर नारा लगाया बंगला में, पाल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, पाल्टानो ने परिवर्तन चाहिए। लोगों ने उसको दोहराया है। हर एक वोटर्स के मन में परिवर्तन का वो संकल्प है
और भारतीय जनता पार्टी सफिशिएंट मेजोरिटी के साथ यहाँ सरकार बनाएगी 4 तारीख के बाद। दीदी की ताकत को और मजबूत करिए ताकि जो दीदी जो योजनाएं उन्होंने और महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं उसे बरकरार रखा जाए और आगे भी उनको फायदा और अपने पैरों पे जो खड़े होने का एक मौका दीदी ने दिया है वो हमेशा उनके साथ बना रहे। तो आप सुन रहे थे यूसुफ पठान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में थे, रैली की, रोड शो किए और पीएम मोदी उसके बाद बेलूर मठ पहुंचे। हावड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलूर मठ में। उसके अलावा देखिए अगली तस्वीर, गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में। बम्पर वोटिंग के बाद तो नेताओं की नजर पश्चिम बंगाल पर और है। ये देख रहे हैं, ये बीजेपी का वॉर रूम है जहां पहुंचे हैं गृह मंत्री। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झालमुड़ी को लेकर वार कर रहे हैं। और बम्पर वोटिंग के बाद देखिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। बंगाल चुनाव में एक बार फिर झालमुड़ी की चर्चा शुरू हो गई है। नादिया की रैली में झालमुड़ी के जरिए पीएम ने ममता पर वार किया। कहा झालमुड़ी ने कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई है लेकिन झाल उन्हें लग रहा है। मतलब झालमुड़ी से टीएमसी को मिर्ची लग रही है। बंगाल दौरे पर मोदी ने हाल में सड़क किनारे झालमुड़ी खाई। झारग्राम में मोदी के झालमुड़ी का वीडियो खूब वायरल हुआ। 2 दिन में ही 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोदी का यह वीडियो देखा है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने इस पर तंज कसा था और मोदी के झालमुड़ी खाने को ड्रामा बताया था। कहा था सब पहले से तय था, मोदी ने बस दिखावा किया है। बंगाल में चुनावी रैली से मोदी ने इसी का जवाब दिया है। कहा है 4 मई को नतीजे आएंगे तो बीजेपी की जीत का जश्न होगा। तब बंगाल में मिठाई भी बटेंगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। मोदी ने कहा 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। टीएमसी हारेगी और इस बार बीजेपी का भरोसा जीतेगा। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं और ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। भाजपा हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहती है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन को झारग्राम में अपनी रैली को संबोधित करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी फोटो सेशन को वरिष्ठ आदिवासी प्रतिनिधियों के जनता से बात करने के संवैधानिक अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण माना गया। और आइए अब आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल की बात हो गई। बम्पर वोटिंग से सियासतदानों में खुशी भी है और टेंशन भी है। दूसरी तरफ वोटिंग हो रही थी तमिलनाडु में भी। तमिलनाडु में देखिए जरा क्या हाल था वोटिंग का। तमिलनाडु में 2011 से मैं आपको दिखाऊं, 2011 में 78% वोटिंग हुई। 2021 में 72% से ज्यादा वोटिंग हुई। लेकिन इधर सारे रिकॉर्ड टूट गए। 26 में 84.4% वोटिंग हुई है, यानी 84% से ज्यादा मतदान। इसका मतलब क्या है? एक्सपर्ट्स अपने अपने हिसाब से इसका एनालिसिस करेंगे। सुनिए जरा एक्टर कृष्ण रेड्डी क्या कह रहे हैं। मैंने अपना वोट डाल दिया है। मैं उन सभी से आग्रह करता हूं जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है, कृपया अपने घरों से बाहर निकलें और अपने वोट डालें, क्योंकि हर वोट मायने रखता है। वोटिंग % 70 के पार है। मैं पहली बार मतदान करने वालों को भी आगे आकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। सबसे जरूरी ये है कि वोटिंग % बढ़ने से ये पता चलता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। सब आएं और वोट करें, ये सबसे जरूरी जिम्मेदारी है। युवाओं को ढेरों शुभकामनाएं। और आइए चुनाव के बाद, चुनावी जंग के बाद
अब असली जंग की तरफ आपको लिए चलता हूं। हॉर्मूज में फंसे हिंदुस्तानी। जी हां, कल मैंने आपको बताया था 3 शिप पर ईरान ने कब्जा किया है, उनमें से एक भारत आ रहा था और ये उसी का वीडियो है, कैसे ईरान ने कब्जा किया है। देखिए जरा, आप टीवी पर देख रहे हैं, ये वही बोट है जिसके जरिए कब्जा किया गया। देखिए बोट MSC शिप पर लगाई गई और देखिए बोट से कैसे ईरानी कमांडो चढ़ रहे हैं सीढ़ी लगाकर। ये देखिए चढ़ते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं, एक एक करके 1 2 3 4 5 6 ये सब चढ़ गए बोट पर। और उसके बाद ये शिप भारत आ रहा था। ये देखिए गेट खोलकर अंदर घुसे, हाथों में बंदूक है, सीढ़ी से ऊपर चढ़े और इसमें भारतीय भी मौजूद हैं नाविकों में। फिर से देखिए जरा ये वीडियो, ये वही वीडियो है ईरान ने जो 3 शिप कब्जाए थे, उन्हीं में से एक वीडियो है किस तरह बोट के जरिए समंदर में पहुंचे। ऐसे छोटी छोटी बोट से अटैक करते हैं और जहाजों को कब्जाते हैं। ट्रम्प ने कह दिया जहां ये बोट मिले वहां दाग दो। और देखिए शिप के अंदर घुसे और पूरे शिप पर कब्जा कर लिया है। इसमें भारतीय नाविक भी मौजूद थे, कैप्टन भी मौजूद थे। और देखिए जरा, इसमें जो भारतीय मौजूद हैं वो है वाइस कैप्टन संजय महार। संजय महार उसी जहाज पर हैं, ये उनकी तस्वीर है। सोचिए अब तक हॉर्मूज में फंसे हुए थे लगभग 40 से 50 दिन से। उसके बाद अब एक नई मुसीबत कि ईरान ने उनके जहाज को कब्जा किया और उन्होंने अपना वीडियो बनाकर जारी किया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, वाइस कैप्टन बैठे हुए, उन्होंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जो नाविक शिप पर मौजूद है उन सबको एक जगह लाकर रखा गया है। सभी आपको नजर आ रहे हैं बैठे हुए। अब देखिए जरा, ईरान ने जहाज पर कब्जा तो किया लेकिन उसमें भारतीय भी। कौन सा है जहाज है? कुछ इस तरह से जो तस्वीर देख रहे हैं, बोट के जरिए आए और जहाज पर चढ़े और कब्जाया। अमेरिका और ईरान जंग की आंच भारतीयों तक पहुंच गई क्योंकि ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में जिन 3 जहाजों पर हमला किया इस तरह से, उनमें से 2 जहाजों को ईरान की IRGC फोर्स ने कब्जा किया था। IRGC कमांडो इन जहाजों को ईरान के तट की ओर ले गए और चिंता यह है कि इन 2 जहाजों में 22 भारतीय सवार हैं। सरकार के मुताबिक यूफोरिया जहाज पर 21 भारतीय सवार हैं। साथ ही जबकि एक दूसरे जहाज पर एक भारतीय नाविक सवार है जो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सद्भावना नगर का रहने वाला है। 38 साल के मर्चेंट नेवी के वाइस कैप्टन संजय महार भी इसमें फंस गए। वाइस कैप्टन ने जहाज के भीतर का वीडियो शेयर किया जो मैंने आपको दिखाया और कहा कि हमारे जहाज पर ईरान की सेना ने फायरिंग की है। इसके बाद हम सभी अंदर आ गए और हम कुल 21 क्रू मेंबर हैं जो भारत समेत फिलीपींस, यूक्रेन और श्रीलंका के नागरिक हैं। ईरान के हमले के बाद सभी लोगों में दहशत का माहौल है। इस वक्त हालात को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। आपको बताऊं, शिपिंग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा है इस मामले में कि हॉर्मूज के इलाके में फंसे सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। उनका कहना है भारत आ रहे जहाज पर हमला हुआ लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। इसमें रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मूज में भारत के 14 जहाज अभी फंसे हैं। सरकार सभी जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए मिशन में लगी हुई है। कैसे इन्हें निकाला जाए, आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। एडिशनल सेक्रेटरी हैं मुकेश मंगल, वो क्या कह रहे हैं। विदेशी ध्वज वाले 3 जहाजों पर गोलीबारी की कुछ घटनाएं हुई हैं। हम उन जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोई भी भारतीय नाविक घायल नहीं हुआ है। जिन 3 कार्गो जहाजों पर हमला हुआ उसमें यूफोरिया नाम के जहाज पर 21 भारतीय नाविक सवार थे जो सभी सुरक्षित हैं, जबकि एपामिनोडास नाम के वेसल पर तैनात एक भारतीय नाविक भी सुरक्षित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे सभी जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरान सरकार के साथ बातचीत जारी है। हम अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। और अब देखिए जरा, जैसे ही ईरान कब्जा कर रहा है जहाजों पर, अमेरिका ने भी कब्जा शुरू कर दिया है।
एक तस्वीर और दिखाऊं आपको, ये देख रहे हैं, अमेरिका ने एक और जहाज कब्जा लिया है हॉर्मूज पर। अमेरिका ईरान को जैसे कि तैसा वाली मात दे रहा है। Motor vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. Motor vessel Majestic X, we intend to देख रहे हैं, हम conduct आपके जहाज पर चढ़कर निरीक्षण करने का इरादा रखते हैं। अमेरिका ने वार्निंग दी, फिर अमेरिका का हेलीकॉप्टर उड़ा है, जहाज पर पहुंचा है और उसके बाद देखिए अमेरिकी सैनिक उतरे उस जहाज पर। Motor vessel Majestic X, we intend और जो कुछ अमेरिका कर रहा है, न सिर्फ ईरान, बहुत से दूसरे देश इस बात से डरे भी हैं, गुस्से में भी हैं और नाराज भी हैं। उसी में से एक तस्वीर आपको दिखाऊं, तुर्की ने भी अपनी ताकत दिखाई। तुर्की ने बाकायदा अपनी मिसाइल, अपनी सैन्य क्षमता दिखाई। तुर्की अपनी ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए ईरान में लोग सड़कों पर उतरे हैं और मिसाइल बटन दबाया है लोगों ने। یعنی من الان انتخاب کنم کجا رو بزنیم؟ ما میدونیم وطنمون هر جا بزنن. امیدوارم که جنگ ادامه پیدا نکنه، ولی اگر ادامه پیدا کنه دوست دارم بزنن. ابریل به عربستان. और ईरान क्या कर रहा है? ईरान कह रहा है बेशक आप हॉर्मूज की नाकेबंदी कर दो, ईरान ने टोल लेना शुरू कर दिया है। पहला टोल ईरान ने वसूल लिया है जहाज को गुजरने के एवज में। अब देखिए जरा किस तरह से ईरान की कमाई बम्पर शुरू हो गई है। ईरान को उम्मीद है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ट्रंप धमकियां देते रहे और ईरान ने वसूली चालू कर दी है। दावा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरान ने पहला टोल वसूला है और उसकी बम्पर कमाई ईरान के बैंक खाते में जमा हो गई है। यह ऐलान खुद ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर ने कर दिया है। हाजी बबाई ने बताया है कि ईरान के सेंट्रल बैंक को हॉर्मूज स्ट्रेट टोल सिस्टम से पहली बार रेवेन्यू मिला है। साथ ही वैसे तो कितनी कमाई हुई है ये आधिकारिक रूप से नहीं पता चल पाया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हर जहाज से 18 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। चीन के सरकारी मीडिया शिन्हुआ न्यूज के मुताबिक हॉर्मूज स्ट्रेट एक तेहरान टोल बूथ में बदल गया है, साथ ही जिससे सालाना 70 से 80 अरब डॉलर की कमाई का अनुमान है। इसका मतलब है ईरान साल भर में 6.5 लाख करोड़ रुपया कमा सकता है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में पैसा आएगा, इजाफा होगा। मार्च 2026 में ईरान ने तेल से रोज करीब 1300 करोड़ रुपए कमाए, जबकि टोल वसूली से वो 1800 करोड़ रोज कमा सकता है। ईरान अगर सभी जहाजों से ऐसे ही टोल वसूलना शुरू कर देता है, जो भी जहाज गुजरेगा, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है, जिसका असर आखिरकार जनता पर महंगाई के रूप में पड़ेगा। अगर ईरान हर तेल टैंकर से करीब 18 करोड़ रुपए वसूलेगा तो कच्चा तेल प्रति बैरल $1 तक महंगा हो सकता है। ईरान के राष्ट्रपति ने भी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वैसे दुश्मन की छोटी नावों को खत्म करने के आदेश दे दिए गए हैं। सुनिए जरा ईरानी कमांडर क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया है, लेकिन यह नौसेना आज भी मजबूत और प्रभावशाली है। दुश्मन इस नौसेना से करीब 300 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने को मजबूर है। उन्होंने सैन्य आक्रामकता से अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए और न ही वे धमकियों से उन्हें हासिल कर पाएंगे। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता ईरानी राष्ट्र के अधिकारों को मान्यता देना है। ईरान को साफ तौर पर नजर आया कि उसके दो बहुत बड़े लीवरेज है, जो चाइना, रूस और यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वेपनाइज कर रहे हैं। साफ तौर पे जानता है कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वेपनाइज करे
एक तो उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसका फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। $80 बिलियन वो सालाना कमा सकता है, जो रिकंस्ट्रक्शन ही काम आएगा। दूसरा, उसका दबदबा मिडल ईस्ट में GCC कंट्रीज के ऊपर हमेशा ही बना रहेगा। और दूसरा, उसको साफ तौर पर नजर आता है कि जो उसके पास 400 kg एनरिच्ड यूरेनियम है, वो एक किस्म से उसके लिए बहुत बड़ा हथियार है। वो अमेरिका को तंग करेगा, अमेरिका को पुश करेगा और इनके ऊपर किसी प्रकार से समझौता नहीं करेगा। अब बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो जंग जीत रहे हैं। क्या वाकई वो जंग जीत रहे हैं? और अगर जंग जीत रहे हैं, जंग जीतने के बाद पहला काम क्या किया जाता है? आपके जो अधिकारी इस जंग में शामिल थे, उन्हें पदोन्नति की जाती है, उनको शाबाशी दी जाती है, उनकी पीठ थपथपाई जाती है। लेकिन ट्रंप तो एक एक करके आउट करते जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रंप के साथ हैं जॉन फैलन, ये नेवी चीफ हैं। शायद हॉर्मूज को संभालना इनकी जिम्मेदारी रही होगी अमेरिका में, लेकिन ट्रंप ने इनको आउट कर दिया है। आपको बताऊं, ट्रंप इससे पहले कई अधिकारियों की छुट्टी कर चुके हैं एक एक करके। क्यों ट्रंप सबको निकाल रहे हैं? सवाल ये है नौसेना चीफ। अमेरिका में 20 दिन में 2 टॉप अफसर हटा दिए गए। इनमें नया नाम है नौसेना सचिव जॉन फैलन का, जो अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च नागरिक प्रमुख थे। नौसेना सचिव फैलन ने अचानक पद छोड़ दिया है। दावा है कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। पेंटागन ने जानकारी दी, मगर स्पष्ट वजह नहीं बताई है इस पर। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे की वजह रक्षा मंत्री से टकराव है। अमेरिका ने अभी ईरान में हॉर्मूज के पास नाकेबंदी की है, जिसमें नौसेना का रोल है, लेकिन ईरान को रोक नहीं पाए। अगला नाम देखिए जरा, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ। पिछले 1 महीने में ट्रंप का यह दूसरा बड़ा सैन्य बदलाव है। इससे पहले 2 अप्रैल को आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पर गाज गिरी थी। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया था। ट्रेनिंग कमांडर ट्रंप प्रशासन ने जनरल डेविड होडेन को भी हटा दिया था, जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी हटा दिया गया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के हेड। मार्च में अमेरिका के बड़े आतंक विरोधी अधिकारी ने पद छोड़ दिया। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच जो केंट ने इस्तीफा दे दिया था, वो राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र यानी NCTC के निदेशक थे। बड़े बड़े लोग या तो हटा दिए गए या हट गए। ये बताता है कि ट्रंप टेंशन में है और ट्रंप ये महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका को जिस तरह से लड़ना चाहिए था, शायद वैसे अमेरिका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो दुनिया का ताकतवर मुल्क मानता है खुद को। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तत्काल प्रभाव से जॉन हेलन, जो कि नेवी सेक्रेटरी थे, उनको हटा दिया गया। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो नेवी सेक्रेटरी थे, उनके रक्षा सचिव जो हैं पीट हेग्सेथ, उनके साथ में काफ़ी मनमुटाव चल रहे थे और मेनली थे इस बात के ऊपर कि जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए नेवी का, और जो ज़्यादा और शिप बिल्डिंग होनी चाहिए और जो हथियार बनने चाहिए, उसके ऊपर मतभेद था। पीट हेग्सेथ कह रहे थे कि अमेरिका फर्स्ट और आक्रामक नीति रखने हैं ईरान के प्रति, लेकिन शायद जॉन फेलन उनका इस बात में समर्थन नहीं कर रहे थे। तो बड़ी बात यह है कि ट्रंप क्या छटपटा रहे हैं या कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। ईरान अपनी तैयारी बता रहा है, लेकिन असली जंग तो हॉर्मूज में हो रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, खौफनाक वारदात और अफसर की बेटी की हत्या। दिल दहला देने वाली वारदात है ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। IRS की बेटी का हत्यारा है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS की बेटी थी, IITN थी, IIT पास आउट किया था, UPSC की तैयारी कर रही थी। IIT के इंजीनियर के साथ इसने रेप किया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। आपको दिखाऊं, ये आरोपी जो है CCTV में नजर आ रहा है। देखिए जरा इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये घर के पास की CCTV है। पीली शर्ट पहने हुए है, यही वो आरोपी है जो इसकी आखिरी तस्वीर कैद हुई है और इसके बाद इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। और उसके बाद देखिए गाड़ी के पास जाकर किसी शख्स से वो बात कर रहा है। और इस घटना के बाद FSL की टीम, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और जांच शुरू की है। तस्वीर देख रहे हैं, FSL की टीम घर पहुंची है और सबूत जुटाने की कोशिश की, जिसमें संभव है फिंगरप्रिंट शामिल हो। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर कैसे
इस आरोपी तक पुलिस पहुंची है, इसने किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया है। देखिए जरा, दिल दहला देने वाली वारदात है, पूरे देश को हिला देने वाली यह वारदात दिल्ली के कैलाश हिल्स की है, जहां पूर्व नौकर ने ही सीनियर आईआरएस अफसर की बेटी को बेरहमी से मार डाला है। सुबह 6 बजे के करीब अधिकारी की पत्नी के साथ, जिम के लिए अधिकारी गए अपनी पत्नी के साथ, तभी जूतों के रैक में रखी चाबी लेकर यह आरोपी घर में दाखिल हुआ। वो पहले घर में काम कर चुका था, इसलिए उसे कोने कोने चप्पे चप्पे की जानकारी थी। बिल्डिंग में घुसते ही वो सीधे छत पर बने स्टडी रूम में पहुंच गया। इसी स्टडी रूम में अधिकारी की बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इससे पहले उसने 12वीं में टॉप किया था और फिर आईआईटी से इंजीनियरिंग की थी। वो पिता की तरह अफसर बनना चाहती थी, लेकिन आरोपी ने उसे मार डाला। कमरे में घुसते ही आरोपी ने गला दबाकर उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसने विरोध किया तो भारी चीज से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में ही आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर चार्जर की केबल से उसका गला घोट दिया। लूटपाट के इरादे से वो लड़की को सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे तक लाया, जिससे उसकी फिंगरप्रिंट से डिजिटल लॉकर खोल सके और पैसे निकाल सके। हालांकि हाथों में खून लगे होने की वजह से वो लॉकर खोल नहीं पाया। दावा है कि लॉकर लड़की के फिंगरप्रिंट से खुलता था, यह जानकारी आरोपी को थी। लॉकर आसानी से नहीं खुल सका तो उसने पेचकस से लॉकर को तोड़ दिया और फिर लॉकर में रखा सारा पैसा और ज्वेलरी अपने साथ ले गया। पुलिस के मुताबिक लॉकर खोलने की कोशिश के दौरान ही लड़की की मौत हुई है। आरोपी ने उसके बाद खून से सने कपड़े और जूते घर में छोड़ दिए और वहीं अलमारी में रखे कपड़े पहनकर बड़ी आसानी से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस आरोपी का मकसद क्या था। सुनिए जरा पुलिस क्या कुछ कह रही है और वकील क्या कह रहे हैं। हमने अप्रीहेंड कर लिया है और उसे पूछताछ जारी है। इसको द्वारका के एक जगह से गिरफ्तार किया है, एक ओयो होटल से इसको गिरफ्तार किया है। अभी जो कल ही इसने एक वारदात अलवर के राजगढ़ तहसील में की है, जिसमें एक रेप का केस इसके खिलाफ रजिस्टर हुआ है। कितने दिनों का रिमांड? 4 दिन की कस्टडी की जरूरत नहीं है, बहुत हाई प्रोफाइल केस है। वो बहुत जल्दी पुलिस वालों ने एक्ट करके बहुत जल्दी उसको पकड़ लिया है, बहुत स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन। रही अब इस आरोपी के बारे में आपको बताऊं कि आरोपी कौन है। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस के लिए भी यह मुश्किल काम था। देखिए जरा, वारदात के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीमों ने आसपास लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें से एक फुटेज में संदिग्ध पीठ पर बैग लटकाए हुए नजर आ रहा है। शक के आधार पर पुलिस ने जांच की तो पता चला वो ऑटो में बैठा था। ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की गई तो पुलिस को होटल के कमरे तक पहुंचे और आरोपी ने पूरा प्लान बनाकर हत्या की। हत्या से पहले फोन स्विच ऑफ कर दिया गया था। वो चोरी का फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिससे पुलिस उस तक ना पहुंच सके, लेकिन जब उसने होटल का वाईफाई चलाया तो पुलिस उस तक पहुंच गई। आरोपी ने सोशल मीडिया साइट से रिश्तेदार से संपर्क करने की कोशिश की और इसी सोशल मीडिया की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस होटल तक पहुंच गई। आरोपी को पकड़ा गया तब पता चला कि वो राजस्थान का रहने वाला और कुछ समय पहले 8 महीने तक अधिकारी के घर नौकरी करता रहा है, नौकरी पर रहा है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो ऑनलाइन सट्टा गेम और लड़कियों की लत से भी में शामिल था। ऑनलाइन गेम में उसने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए और लोगों से लाखों के उधार लिए। आइए अब आपको दिखाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग। गेट थपथपाया तो उसने मेरी लेडीज ने उसने सोची, पत्नी ने, कि वो मेरी सोची, तो उसने गेट खोल दिया। गेट से बाहर आई बात बरबाना, पहले से ही मेरे भीतर एक सवाल है, उसमें गेट खोल रहा था, ऑलरेडी गेट खोल रखा था उसने, ऊपर से आया था छत से, तो वो साड़ में ले गया अंदर ले जाके। खाली छेड़छाड़ कही थी या दुष्कर्म किया है? पूरा सर, पूरा जो भी हुआ है ना, जो पूरा किया उसने। हाँ, दुष्कर्म। आपको मतलब उम्मीद थी क्या परिवार को कि इस तरह का कदम? नहीं, बिल्कुल नहीं थी साहब, ये तो बहुत गलत हुआ। मैं भी शादी में था, मैंने इसको शादी में देखा था, लेकिन पता नहीं ये कैसे आ गए वहां से, ये कौन सी आकर के कैसे कर दिया इसने, वाकई बाहर आकर की जानकारी नहीं है मेरे। अब आपको बताता हूं एक और बड़ी खबर और अच्छी खबर है। यूपी बोर्ड में लड़कियों ने टॉप किया है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। यूपी बोर्ड में लड़कियों का जलवा जरा देखिए। लड़कियों ने बड़ी बाजी मारी है। यह है शिखा वर्मा, 12वीं टॉपर है यूपी बोर्ड की। और कुछ और बच्चियां जिन्होंने टॉप किया है, शिखा वर्मा को सम्मानित किया गया है। आईडी भाई, आईडी हटा लो।
अब आपको बताऊं जरा यूपी बोर्ड में टॉप करने वाली कौन कौन है। कशिश वर्मा है, अंशिका वर्मा है। ग्राफिक्स पर आइए, ये 10वीं की टॉपर हैं दोनों। अब देखिए जरा, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं शिखा वर्मा। मैंने इंटर में फर्स्ट रैंक से टॉप किया है और मेरे 97.6% मार्क्स हैं पूरा। हमारे सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने सभी विद्यालय के टीचर्स को देना चाहती हूँ। हमारे प्रबंधक सर ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमारे मतलब कॉलेज में सुबह 30 क्लासेस चलती थी, उसमें हम लोगों को फ्री पढ़ाया जाता था, कोई मतलब किसी प्रकार की शुल्क नहीं पड़ती थी हम लोगों को। मैंने तो बहुत ऊपर की सोची थी, मुझे लगा था कि मेरे 95+ ही आएंगे, अब जो भी आया पर ठीक है। पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक है, मैंने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया। तो अब आधी आबादी ने एक बार फिर से बाजी मारी है। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।